तो आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले हम एक दूसरे का थोड़ा हाल चाल पूछ लेते हैं कि आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले, हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ क्वेश्चन है, जो हमारा 3 क्वेश्चन रह गया था, एक 5, एक 6 और एक 7। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, उन तीनों क्वेश्चंस को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 की ओर। तो उससे पहले यदि आपको जो पीछे का जब हम 4 क्वेश्चन करा रहे थे, तो उसमें यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत हो, तो आप अपना फीडबैक जो कमेंट में दे दीजिए, ताकि हम आपको जो है तुरंत रिप्लाई करेंगे जहां भी आपको डाउट होगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन में हम 5, 6 और 7 3 क्वेश्चंस को करेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने में भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट होता है, तो आप अपना जो है कमेंट सेशन में उस डाउट को पिन कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको परेशानी कहाँ हो रही है और हम उसका जो है आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे सके। तो बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको पता है कि कुछ भी करने से पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो, तो सबसे पहले हम एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, फिर समझते हैं। क्या कहता है कि हमको जांच करना है, हमको टेस्ट करना है कि कोई भी प्राकृत संख्या दुनिया का उठा लीजिए आप, कोई भी, और उसको 6 का पावर के रूप में रख दीजिए। तो जब आप उसको 6 का पावर के रूप में रखिएगा, तो जब आप 6 के पावर के रूप में रखने पर उसको सॉल्व कीजिएगा, तो क्या वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो यही चेक करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्राकृत संख्या। तो एक बार हम प्राकृत संख्या को समझ लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, एक बार फिर भी हम बता देते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर्स। तो गिनती किससे करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे कि गिनती जो होता है हमारा, वो 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल। 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो आपको पता ही होगा प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, कि गिनती की संख्या ही हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, ये प्राकृत संख्या होती है। तो इसी प्राकृत संख्या, यहाँ पे जो n लिखा है ना, मतलब इस प्राकृत संख्या को यहाँ पे किससे इंडिकेट किया है, n से। यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है आपके सामने, उसको किससे इंडिकेट किया गया, किससे सूचित किया गया, n से किया गया। तो वही कहता है कि क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये जो प्राकृत संख्या है आपके लिए, इस संख्या n के लिए यदि आप 6 का पावर n, यानी कि n के जगह 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3 रख के देखिए, 4 रख के आप रख के देखिए, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्या वो 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस यही चेक करना है। तो करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमको क्या करना है कि जांच करना है कि 6 की पावर n जो है, यदि n यहाँ नेचुरल नंबर में से हम कोई भी उठा ले, तो क्या वो संख्या सॉल्व करने पर 0 आता है। देखिए मान के चलते हैं, यहाँ पे क्या है, 6 की पावर n है ना, 6 की पावर n है, ठीक। तो 6 की पावर n है, तो और जहां पर हमको n का वैल्यू हमको पता है, क्या है n का वैल्यू, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक है। तो इसी में से हमको क्या करना है, n का वैल्यू यहाँ पे रख के देखना है और देखना है कि शून्य आता है कि नहीं। तो हम फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि n बराबर हम 1 लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर n का मान 1 धरे, तो 6 की पावर n का मान n की जगह क्या धर दिए, 1 धर दिए। तो 6 की पावर 1 मतलब 6, मान के चलते n के जगह 2 धर रहे हैं। तो n कहाँ, यहाँ पे इसके जगह हम 2 धर रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 36। वैसे ही यहाँ पर n के जगह 3 धर रहे हैं, तो आपको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 216। मान के चलते हैं n के जगह हम 4 धर रहे हैं, ठीक। तो 4 मतलब क्या हो गया, 216 गुना में आप कर लीजिए 6 6 छके 36, फिर 216 छके कीजिए आप,
216 6 के 6 जाके 36 के 6 हाथ में कितना रहा 3 6 3 9 6 12। मतलब जब आप इस पर पावर 4 रखिएगा तो आपका आ रहा है 1296। उसी प्रकार से आप 6 पर पावर 5 रख के देख लीजिए, 6 पर पावर 6 रख के देख लीजिए, हर हमेशा ही आपको लास्ट का जो डिजिट मिलेगा वो जो है 0 नहीं मिलेगा, कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए अब जब आप इसको चेक किए n बराबर 1 रख के तो भी नहीं आ रहा था लास्ट डिजिट 0, 2 रख के देखे तो भी नहीं आ रहा था, 3 रख के देखे तो भी नहीं आ रहा था, 4 रख के देखे तो भी नहीं, 5 रख के देख लीजिए, 6 रख के देख लीजिए, 7 लेके आप दुनिया का नेचुरल नंबर में से अनंत नंबर कुछ भी उठा के 6 का पावर n के जगह रख दीजिए, आप हर हमेशा क्या पाइएगा कि 6 का जब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट का जो डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा है। जानते हैं क्यों? अब आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ऐसा नहीं कि मान के चलते यहाँ देख लिए तो बस इस प्रकार से चल रहा है तो अगला टर्म में भी 0 नहीं आएगा, बस इसलिए अतः लिख देंगे यहाँ पे कि 6n 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है आपको देखिए मैथ में जब भी आपको कुछ भी संख्या जांच करने के लिए कहे ना तो उसको आपका प्रॉपर रीजन देना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे देखिए ये हुआ, अब आपको हम समझाते, जैसे कोई भी संख्या मान के चलिए ये 10 है, ठीक, तो 10 का जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 5 के रूप में आएगा। जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है आपको एक चीज बताते हैं, मान के चलिए 60 आ रहा है आपके सामने, तो 60 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 4, फिर 4 तिया 12 पंचे 60, इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान के चलते हैं 100 आ रहा है तो 100 को आप क्या लिखिएगा 2 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार से। मान के चलिए आपके सामने 70 है तो उसको क्या लिखिएगा आप 2 गुना 5 गुना 7। तो आप एक चीज यहाँ पे कॉमन देख पा रहे हैं, बोलेंगे क्या? तो देखिए जिस भी संख्या के अंत में 0 आ रहा है तो उसका हर हमेशा अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ ही रहा है। यहाँ पे भी 2 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 5, मतलब आप दुनिया का कोई भी संख्या उठा लीजिए जिसके डिजिट में क्या है, लास्ट में क्या है 0 है, तो उसका जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हर हमेशा पाइएगा कि उसके गुणनखंड में 2 और 5 है ही। अगर मान के चलते हैं आप और एक संख्या 90 उठा लीजिए, उसका भी जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसके लास्ट उसका भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें भी 2 और 5 आएगा ही। पर ये नियम है, ये सार्वभौमिक नियम है, मतलब ये सभी संख्या जितना भी संख्या है जिसके अंत में 0 आ रहा है उनके लिए लागू होता है कि यदि कोई भी संख्या जिनके अंत में 0 आ रहा है तो वो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना ही होना है। लेकिन जब आप 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं आप 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 36 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 6 या 12, 3 दुना 6 6 या 18, 18 दुना 36 ऐसा लिख सकते हैं। फिर 216 को क्या लिख सकते हैं 216 को ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 फिर 2 गुना 3 फिर 2 गुना 3, तो 6 का क्यूब ही ना है, मतलब 6 को 3 बार, तो 1 6 2 6 3 6, मतलब जब आप इस 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो आपको 2 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, लेकिन 5 कहीं नहीं मिल रहा है। तो यदि केवल 2 मिले तो भी नहीं, 2 और 5 अगर अभाज्य गुणनखंड में होगा तो वो संख्या क्या होगा हमारा 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं है तो वो संख्या हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसका प्रॉपर जैसे हमको लिखना चाहिए एग्जाम में वैसे देके लिखते हैं। तो देखिए हम क्या किए, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या कह रहा था कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या जो है n के लिए, मतलब n कोई प्राकृत संख्या है, उसके लिए हमको चेक करना है कि जब आप 6 की पावर n मतलब इसके ऊपर कोई सा भी आप प्राकृत संख्या धरिए और उसको सॉल्व कीजिए तो क्या वो जो है उसका लास्ट डिजिट वो 0 पर समाप्त होगा। तो वही हम चेक किए, मान के चलते 6 की पावर n है तो n हमारा क्या था प्राकृत संख्या था जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा ये अनंत तक चलेगा, ठीक। तो हम मान के चलते n बराबर एक बार 1 रख के देखे तो 1 रख के देखे तो 6 आ रहा था, 2 रख के देखे तो 36 आ रहा था, 3 रख के देखे तो 216, 4 रख के देखे तो 1296। लेकिन कहीं पर भी आप देखिए लास्ट का डिजिट 0 पर समाप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। जबकि जो भी संख्याएं 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड में हर हमेशा 2 और 5 होता ही होता है, 2 और 5 है ही है। तो आपको एक बात पता चला कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त हो रही है
तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा ही होगा। पर यहाँ पे देखिए क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये जो संख्या 6 की पावर n है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसी को हम अच्छा से देखिए कैसे हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। इसको क्लीन कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए हमको प्रॉपर कैसे लिखना है, प्रॉपर कैसे लिखते हैं। तो आपको क्या पता है कि हमें ज्ञात है यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, क्या ज्ञात है? लिखिएगा, हमें ज्ञात है यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अवश्य होते हैं। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 सम्मिलित होते हैं। लिख दीजिए, 2 व 5 क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। 2 व 5 सम्मिलित होते हैं। आपको एक बात पता चल गया ना कैसे होता? ये बात आपको पता चल गया। हम प्रूफ करके भी आपको दिखाएं इस साइड में कि कैसे कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके फैक्टर में, उसके गुणनखंड में 2 और 5 होता ही होता। तो हमें ज्ञात है कि यदि कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी डिजिट उठा लीजिए जिसका अंत में 0 है, उसका जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो हर हमेशा 2 और 5 उसमें होगा ही होगा। परंतु यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 6 की पावर n को जब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अतः संख्या 6n जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ लिखिए, परंतु क्या 6 की पावर n है, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर n। बात वही होगा। या इसको पावर है दोनों पे तो दोनों को बांट दीजिए, 2 की पावर n और 3 की पावर n है। परंतु 6 की पावर n जो है वो इस रूप का है, इस रूप का है। यहाँ ऊपर लिखते हैं, अब जगह नहीं है। तो 6 की पावर n जो है वो इस रूप का है। 6 की पावर n जो है किस रूप का है? इस रूप का। तो देखिए जब 6 की पावर इस रूप का है, इसमें क्या 2 और 5 आ रहा है? नहीं, 2 और 3 है। यदि 5 रहता तो हम कह सकते थे कि ये शून्य पर समाप्त हो रहा है, लेकिन इसका जब हम गुणनखंड किए तो 2 और 5 के फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप कहिएगा रूप का है, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 5 नहीं है। आप कहिए अतः इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 सम्मिलित नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि संख्या 6 की पावर n जो है शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते। अर्थात संख्या जो है 6 की पावर n अंक जो है वो शून्य पर समाप्त होगी? नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। दुनिया में ऐसा किसी भी संख्या में इतना क्षमता नहीं है कि 6 की पावर n को वो जो है 0 पर समाप्त कर दे। आप चाहे प्राकृत संख्या में किसी भी संख्या को उठा लीजिए, प्राकृत संख्या में ही उठाइएगा और उसको 6 की पावर n पे धर के देख लीजिए, आपको कभी भी रिजल्ट में जो उसका अंक का लास्ट का जो डिजिट है वो 0 नहीं मिलेगा। तो हम कर लिए इसको बहुत ही अच्छे से, तो आपको समझा भी दिए कैसे किए। तो देखिए कुछ नहीं किए, हम 6 को जब देखे इसका अभाज्य गुणनखंड करके तो वो 2 और 3 के फॉर्मेट में आ रहा था। परंतु हमको क्या पता है कि यदि कोई भी संख्या जो है, कोई भी नंबर्स जो है, अगर वो 0 पे उसका एंड हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है,
तो उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 2 और 5 होता ही होता है, चाहे आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए। क्योंकि अब बोलिएगा अब 2 और 5 क्यों होता है? देखिए, कोई भी संख्या यदि 0 से समाप्त हो रहा है, 0 पर, तो वो संख्या 10 से ही बना होगा। 2 पंचे 10, जैसे मान के चलिए 100 है, वो भी 10 का 10 बार हम उसको गुना, 10 को 10 बार गुना किए तो ना वो 100 बना। तो यदि 10 को गुना कैसे किए? 2 पंचे 10 होता। तो यदि हमारा कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 2 और 5 तो होगा ही होगा, परंतु ये जो संख्या 6n है इस पर 2 और 5 नहीं है। तो अतः हम कर सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात जो संख्या 6n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो हमको लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसको अब हम करते हैं क्लीन। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, हमको क्या करना है कि व्याख्या करके बताना, मतलब हमको बताना है कि ये जो है ये और ये भाज्य संख्या है, पर क्यों है, मतलब हमको बताना है कि ये नंबर्स जो हैं वो भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए, भाज्य संख्या क्यों है, आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बोलेगा सर, कौन से 2 मेथड्स? तो सबसे पहले तो आप इस संख्या को गुना करके सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा, फिर इसको गुना करके सॉल्व कर लीजिए, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर पाइएगा कि इसके 2 से ज्यादा क्या है, गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या, इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या। लेकिन जब ये फर्स्ट वाला अभी जो प्रोसेस बताया, इसमें थोड़ा देखिए, अभी तो आप आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और कर लीजिएगा, पर एग्जाम में होगा क्या कि जब आप एग्जाम में कीजिएगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, पर एग्जाम में समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम चाहे तो आप फर्स्ट में थर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, पर हम एक और मेथड का यूज करेंगे जो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए कैसे। तो हमको पहले क्वेश्चन को बता देते हैं, व्याख्या करके बताना है, मतलब हमको बताना है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको और इसको, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है, 7 गुने में 11 गुने में 13 जोड़ 13। तो इसको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे 13 2 गो है, तो हम 13 को कॉमन ले ले, बोलेगा ले लीजिए। तो देखिए, 13 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा, फिर 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ से भी 13 को कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 13 गुने में, ये गुना ही है ना, 11 सते 77 गुना 1 77, फिर प्लस 1 78, 13 गुना 78 गुना में आप 1 दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये भाज्य संख्या, बोलिएगा क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है, जब आप इस संख्या को गुना कीजिएगा तो वो जो संख्या है इसके टेबल, 13 के टेबल में भी आ रहा है, 78 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब 2 संख्याओं से देखिए, 1 के भी टेबल में आ रहा है, 78 के टेबल में भी आ रहा है, 13 के टेबल में, मतलब ये 2 से अधिक संख्याओं के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या। सिंपल सा कारण लिख दीजिए कि ये इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, ये लिख दीजिए सीधा, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है, इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो कुछ किए जी, नहीं किए। देखिए, आप चाहते तो इसको अलग गुना करते 11 सते 77 को फिर 13 से गुना करते, फिर 13 जोड़ते, तब आपके पास जो संख्या आता उसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ते, फिर आपके सामने बहुत सारा संख्या आता,
तब आप देख के बताते कि नहीं ये जो संख्या है दो संख्याओं से, इसके जो गुणनखंड है दो से अधिक संख्या है, इसका जो गुणनखंड है दो से अधिक संख्या है, तो इसलिए आप क्या कहते हैं कि ये भाज्य संख्या। लेकिन उसमें थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम खाता। पर इस वाले मेथड में क्या किया, सीधा हम 13 को कॉमन ले लिए, अंदर वाले चीज़ को हम गुना करके लिख दिए। तो जब देखे कि ये इस फॉर्मेट में आया, कहने का मतलब जब इस वाले संख्या को आप गुना कीजिएगा तो वो 13 के टेबल में भी आएगा, वो 78 के टेबल में भी आएगा, वो 1 के टेबल में भी आएगा। मतलब भाज्य संख्या क्या होती है कि कोई भी ऐसा संख्या जो एक स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, तो ये जो संख्या गुना करने पर आएगा वो 13 से भी विभाजित होगा, 78 से भी विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा। यानी कि ये दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा। यदि कोई भी संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो वो कौन सी संख्या होती है, वो भाज्य संख्या। मान के चलिए ये जो संख्या निकलेगा वो 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, खुद से भी भाग लगेगा, 13 से भी भाग लगेगा, 78 से भी, इसलिए ये जो संख्या है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार से इसको करते हैं ये वाला संख्या। देखिए क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। तो क्या है 7 × 6, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1। तो इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो देखिए आप इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यही ना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 2, सॉरी यहाँ पे लास्ट में +5 है, हम 1 लिख दिए थे भूल से, यहाँ 5 है। ठीक, यहाँ पे भी 5 होगा। तो देखिए ये इसको हमको बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों है, सबसे पहले तो आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो लीजिए 5 को कॉमन ले लीजिए, तो 5 को कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 गुने में 6 गुने में 7 गुने में 6 गुने में 1 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुने में 1 + 1। ठीक, तो अब यहाँ पे आप अंदर वाले चीज़ को गुना कीजिए, 7 × 42, 42 चौके यानी कि 42 चौके कितना हो जाएगा आपका, 40 चौके 160 और 4 दूनी 8, 168, फिर 168 या कीजिए 16 32, 16 × 48 यानी कि 480 20, 504, फिर 504 दूना कीजिए 1008। तो 5 गुने में 1008, फिर प्लस में यहाँ पे 1 हमारा चल रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुने में 1000, 9 गुने में 1, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये संख्या भाज्य संख्या है, जानते हैं क्यों, अब ये जो संख्या है ये हमारा भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जब आप इसको देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा हाथ है, जब आप इस संख्या को गुना कीजिएगा, जब आप इस संख्या को गुना करके लिखिएगा तो ये जो संख्या होगा ये 1 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, अपने आप से भी भाग लगेगा ही लगेगा, 1009 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा। तो ये संख्या जो है दो संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो आप क्या कहिएगा कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। आप चाहे तो ये लिख लीजिए या कारण लिख दीजिए, या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से भाज्य है, या 2 से अधिक संख्याओं से भाज्य है, ये इसलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य। या इसमें यही लिख देते हैं कारण कि, या सिंपल वही लिखते हैं इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। अतः यह कौन सी संख्या है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, इसलिए ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो देखिए और एक बात आपको बताते हैं कि आपका जो एग्जाम्पल नंबर कौन रह रहा है, एक आपका उदाहरण रह रहा था, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 की तरह, आपका जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 की तरह, और इससे पीछे वाला में हम बता दिए थे प्रश्न 5। और यदि आप प्रश्न 5 को अच्छा से समझ गए तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप बना सकते हैं, इसलिए वो आपका होमवर्क रहा, हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे। यदि नहीं हो रहा है तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसके लिए एक अलग सा वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो इसमें क्या किया, देखिए व्याख्या करना था कि ये संख्या और ये संख्या
भाज्य संख्या क्यों है? तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब होता है? जब उसका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, या वो दो संख्या या वह जो संख्या है वो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे। तो देखिए ये जो संख्या था इसको तो आप 2 मेथड से कर सकते थे। पहला वाला मेथड हम आपको बता दिए कि गुना कीजिए, फिर उसको तोड़िए, फिर देखिए क्या 2 से अधिक संख्या से भाग लग रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या। फिर हम शॉर्टकट क्या बताएं कि ये जो है ना, इसमें 13 को कॉमन ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से आया। तो जब आप इस संख्याओं को गुना कीजिएगा तो वो 13 के टेबल में भी आएगा, वो 78 के टेबल में भी आएगा, वो 1 के टेबल में भी आएगा और वो खुद के टेबल में भी आएगा। इसलिए इसके 2 से क्या अधिक गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या। फिर इसमें भी वही किए, 5 यहाँ पे 2 जगह था तो 5 को कॉमन ले लिए, फिर अंदर वाला चीज को गुना किए। तो जब हम इसको गुना करेंगे, इस वाले संख्या को गुना करेंगे तो ये 5 के टेबल में आ रहा है, 1009 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है और ये खुद के टेबल में आ रहा है। तो मतलब इसका 2 से अधिक गुणनखंड, इसलिए ये भाज्य संख्या। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो उसको भी करते हैं। सबसे पहले इसको हम करते हैं साफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और ये जो है अंतिम क्वेश्चन है और आपको देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, पर जितना बड़ा क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा इसका सॉल्यूशन है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बार के लिए क्या करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कहता है कि किसी खेल मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान होगा जी, जैसे आपके स्कूल में भी होता है ना प्लेग्राउंड, तो उसी प्लेग्राउंड के चारों ओर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है। तो किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब उस मैदान में 2 जन है, एक है सोनिया और एक है रवि। तो किसी खेल मैदान के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ है उसमें उस पथ को एक चक्कर को पूरा करने में सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट, जबकि उसी पथ का पूरा एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगता है। देखिए यहाँ पे वही कह रहा है ना कि किसी खेल मैदान के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। इसी मैदान का हूबहू वैसा ही, ना ही मैदान की चौड़ाई घटी, ना ही लंबाई, ना ही कुछ, जो मैदान है वही मैदान है हमारा। बट सोनिया को इसमें पहला चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है, 18 मिनट, जबकि रवि को पहला चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट। तो कहता है कि मान लीजिए, अब मान लेना है हमको, एक मान लेना है क्या कि मान लेते हैं रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो बताइए वो कितने समय बाद उस मैदान का प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। कहने का मतलब आप समझे, आप समझिए। यहाँ पे मान के चलते हैं एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, उस पर सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, जबकि रवि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। अब फिर हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए सोनिया और रवि जो है दोनों एक ही समय एक ही स्थान और एक ही दिशा में क्या करता है, दौड़ना या चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए कि वे कितने समय बाद उसी स्थान पर दोनों जो है सेम स्थान पर मिलेंगे, कितना समय लगेगा। तो आपको यहाँ पे एक बार समझाते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे एक हमारा वृत्ताकार पथ है, इस प्रकार से हमारा वृत्ताकार पथ है। थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप लोग, गोल नहीं बन पाया पूरा। तो मान के चलते हैं ये वृत्ताकार पथ है, ठीक, और इस पथ का मान के चलते यहाँ से सोनिया जो है, यहाँ से सोनिया चलना प्रारंभ करती है और यहाँ से चल के सोनिया इस प्रकार से चल के यहाँ आने में उसको कितना मिनट लग जाता है, सोनिया को 18 मिनट। यहाँ से सोनिया को कितना मिनट लगता है मैदान का एक चक्कर पूरा करने में, 18 मिनट, जबकि रवि जो है यहीं से शुरू करता है, रवि भी मान के चलते यहाँ से शुरू करता है और इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में इस रवि को कितना समय लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को जबकि 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। अब मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं कि ये जो हमारा वृत्ताकार पथ है, सर्कुलर हमारा पाथ है, अब मान के चलते एक ही समय में एक ही स्थान और एक ही दिशा में रवि और सोनिया
दोनों चलना प्रारंभ करते हैं इस प्रकार से। अब एग्जाम क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कितने समय बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। आपको समझ में आया कुछ? देखिए कह रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि सोनिया एक चक्कर लगा रही थी 18 मिनट में और रवि लगा रहा था एक चक्कर 12 मिनट में। फिर अब क्या कहता है, एक ही समय में एक ही स्थान पे और एक ही दिशा में रवि और सोनिया दोनों क्या करते हैं, मैदान का चक्कर लगाते हैं। कहता है कि कितना चक्कर बाद रवि और सोनिया एक स्थान पर मिलेंगे। तो मान के चलते हैं ये जब सोनिया है ये यहां से यहां आई, एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लग रहा है। यहां पे लिखते हैं हम, ये जो है सोनिया हमारा, सोनिया जी जो है, ये जो सोनिया जी है वो मैदान का एक चक्कर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा रही है, 18 मिनट लगा रही है। फिर यहां देखिए एक चक्कर ऐसे काट के ऐसे 18 मिनट, फिर यहां से दूसरा चक्कर 36 मिनट, तीसरा चक्कर 54 मिनट, ऐसे करके पहला चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर कितना मिनट में, 36 मिनट में लगा रही है। देखिए ऐसे करके 18, फिर दूसरा 36, फिर तीसरा चक्कर कितना में लगाएगी सोनिया, 54 में, चौथा चक्कर कितना में लगाएगी, 72 में। ऐसे ही चलता जाएगा समय, वो दौड़ते जाएगी और समय बढ़ता जाएगा। फिर अब ये हमारा रवि जो है, रवि जी क्या करते हैं कि वो भी क्या करते हैं, ये अपने जो रवि जी हैं ये भी इसी मैदान का एक चक्कर लगाते हैं, पर इनको जो एक चक्कर लगाने में समय लगता है वो लगता है इनको 12 मिनट। तो भाई जब मैदान का ये रवि जी जो है अपने, वो मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगा रहे हैं, तो दूसरा चक्कर लगाने में 24 मिनट का समय लगाएंगे। दूसरा चक्कर लगाने में कितना मिनट का समय, 24। तीसरा चक्कर लगाने में 36, चौथा चक्कर लगाने में 48, पांचवा चक्कर लगाने में 60, छठा चक्कर लगाने में 72। इसी प्रकार से चलता जाएगा। पर हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 36, यहाँ पे भी 36, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 36 है। तो कितने समय बाद, यानी कि 36 मिनट बाद जो है रवि और सोनिया दोनों एक जगह मिलेंगे। अब बोले कि सर आप कैसे पता किए, तो देखिए इसको पता करते हैं कैसे, एलसीएम से। अब बोलेंगे आप लोग सर एलसीएम ही क्यों निकाले, हम एचसीएफ से क्यों नहीं पता कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब इसका समझ रहे हैं आप, क्या कह रहा है कि वह हमको छोटा से छोटा समय निकालना है जिस पर दोनों क्या हो सके, एक स्थान पर पहुंच सके। मतलब छोटा से छोटा समय निकालना है हमको। जब भी छोटा से छोटा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि 72 मिनट बाद भी दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ 72 है ना, 72 मिनट बाद भी दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। बट हमको क्या करना है कि वह छोटा से छोटा समय निकालना है जिस पर वे दोनों क्या हो सकते हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिल सकते हैं। तो छोटा से छोटा मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम, जिसको आप लोग हम बहुत अच्छे से बताए थे आपको, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए आप सिंपल सा क्या कीजिए कि 12 और 18 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। तो सॉल्व लिखने के बाद देखिए आप क्या कीजिए, 12 और 18 का क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए, का एलसीएम। तो देखिए जब 12 को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। और 18 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 18 का हो जाएगा आपका 2 गुना में 3 गुना 3। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 2, पर हमको कॉमन वाला पार्ट चाहिए क्या, बोले साहब हमको एचसीएफ तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या था, जो कॉमन है उसको भी लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है, ये 2 कॉमन नहीं है, ये 3 भी कॉमन नहीं है, ये 3 भी कॉमन नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ये 3 भी कॉमन है ना। तो सबसे पहले हम कॉमन पार्ट जो है उसको लिखते हैं, पर हमको एचसीएफ नहीं निकालना। एचसीएफ निकालना चाहते तो 2 तिया 6 निकल जाता, पर हमको एलसीएम निकालना ही नहीं है।
सॉरी एचसीएफ निकालना नहीं है। क्यों निकाले हम एलसीएम? देखिए एलसीएम का यहाँ पे काम, सॉरी बार बार एलसीएम बोल रहे हैं, हमको एचसीएफ का यहाँ पे काम ही नहीं है। हमको चाहिए क्या कि वह छोटा से छोटा संख्या, मतलब वह छोटा से छोटा मिनट जहां पर वो दोनों क्या कर सके, एक स्थान पर पहुंच सके, मतलब छोटा से छोटा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए हम एलसीएम चाहिए। तो सबसे पहले तो कॉमन पार्ट 2 है, फिर 3 है, फिर 2, फिर 3। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो हमारी जो सोनिया जी हैं और रवि जी, वो दोनों कब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कहने का मतलब जब सोनिया 2 राउंड मार लेगी और रवि 3 राउंड मार लेगा ग्राउंड का, तब वो दोनों एक स्थान पर मिलेगी। एक बार फिर से आपके सामने हम रिकैप करते, देखिए क्या कह रहा कि किसी खेल मैदान के चारों ओर सर्कुलर पाथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पे रवि है, यहाँ पे सोनिया। जब ये जो सोनिया है वो वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, जबकि ये जो रवि है वो वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। फिर क्या कहता कि मान लेते हैं ये रवि और सोनिया एक ही जगह, एक ही स्थान और एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करता है ऐसे, तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, मतलब एक ही स्थान पर कितने समय बाद? तो मान के चलते हैं ये सोनिया, ये रवि। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट, तीसरा लगाने में 54, चौथा लगाने में 72। इसी प्रकार से रवि भी एक चक्कर लगाने में 12, दूसरा 24, तीसरा 36। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रवि और सोनिया जो है वो 36 मिनट बाद क्या हो रही है कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल रहा है। मिल तो वैसे 72 पे भी रहा था, लेकिन हमको क्या चाहिए कि वह छोटा से छोटा समय चाहिए जिस पर वो दोनों क्या हो सके, वो दोनों, हम वैसे 72 पे भी मिल रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि वह छोटा से छोटा समय जिस पर वो दोनों क्या हो सके, एक स्थान पर मिल सके। यानी कि छोटा से छोटा के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम 12 और 18 का क्या कर लिया? एलसीएम ज्ञात किए, तो 36। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, एलसीएम यहाँ कर देते हैं, हो सकता है। देखिए एलसीएम क्या निकला कि 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3। तो जब आप इसको कीजिएगा 3 3 9 9 18, 18 दूना 36, तो आप कह सकते हैं कि अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा लॉजिकल था, इसमें समझने वाला पार्ट था। खुद से आप इमेजिन कीजिए ना कि मान के चलते हैं, हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं। एक हम है और हमारा दोस्त है। हम मान के चलते हैं कि स्कूल जाते हैं हम और हमारा दोस्त। हम क्या करते हैं, प्रत्येक 18 मिनट में पानी पीने जाते हैं, और मेरा दोस्त जो है वो प्रत्येक 12 मिनट में पानी पीने जाता है। तो अब हम दोनों सोचे क्या कि देखिए, हम कहते हैं अपना दोस्त से, देखो दोस्त, हम तो 18 मिनट में जा रहे हैं पानी पीने और तुम 12 मिनट में पानी पीने जा रहा है। आखिर दोनों का कब ऐसा इंटरवल टाइम आएगा, कब ऐसा समय आएगा कि जो दोनों एक ही समय में पानी पीने जाए? तो हम क्या कहते हैं, देखो दोस्त, हम एक बार ऐसे करके यहाँ पानी पीने आए, 18 मिनट लगा, फिर दूसरा बार आए 36, यानी कि हम 2 बार पानी पीने जाएंगे और तुम क्या करेगा, 12 लगाएगा, फिर 12 लगाएगा, फिर यानी कि 3 बार। जब तुम 3 बार पानी पिएगा और हम दूसरी बार पानी पीने जाएंगे, तब दोनों एक जगह मिलेंगे। कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं, कि वह कम से कम समय क्या लगेगा जब हम दोनों मिलेंगे। तो कम से कम के लिए एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करते हैं। तो हमको लगता है कि हम आपको समझाने में सामर्थ्य है। तो यदि आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं आया तो आप अपना फीडबैक क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, बाद में हम उसको देखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 करेंगे, ठीक। और आपके सामने एक एग्जाम्पल हम बोले थे, 5वां एग्जाम्पल बच गया। तो 5वां एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए
क्योंकि वो जो 5 नंबर 1.2 का 5th क्वेश्चन था हूबहू एज इट इज उसका कॉपी पेस्ट वर्जन है हमारा 5वां एग्जाम्पल। तो यदि आप 5वें क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले तो 5वां एग्जाम्पल आप कर लीजिए, वो आपके लिए हम होमवर्क छोड़े। और नहीं हो पाएगा तो कमेंट में आप मैसेज को पिन कीजिए, फिर हम उसको समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।